अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये एक बहुत नया चैनल है जिस पे मैं बहुत एफर्ट्स लगा रही हूँ पीपीटीज क्रिएट करने के, नया कंटेंट लाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो पर्सनल लेंडिंग। जब भी मैं अपनी क्लास में भी कुछ ना कुछ टॉपिक के नया टाइटल कुछ डिस्कस करती हूँ, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो भी हमारा टॉपिक का नाम होता है उसमें ही उसकी डिटेल छिपी होती है कि इस चैप्टर में क्या होगा। जैसे हमारे टॉपिक का नाम है पर्सनल लेंडिंग। सो पर्सनल लेंडिंग को अगर हम दो वर्ड्स में डिफाइन करें, पर्सनल एंड लेंडिंग। पर्सनल मीन्स ऑब्वियसली जो हमारे खुद के यूज़ के लिए है, पर्सनल यूज़ के लिए है, जिसे हम खुद अपने लिए यूज़ करेंगे, उसे हम पर्सनल बोलते हैं। लेंडिंग का क्या मतलब है? हम जब लोन ले रहे हैं, बैंक जब हमें लोन दे रहा है और जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं। तो पर्सनल लेंडिंग को अगर हम कंबाइन करके डिफाइन करें तो पर्सनल लेंडिंग का क्या मतलब होता है? जब हम अपनी किसी पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए, पर्पस के लिए बैंक से लोन लेते हैं, उसको हम पर्सनल लेंडिंग बोलते हैं। एज यू कैन सी हियर, अ पर्सनल लोन अलाउज यू टू बोरो अ लम्प सम ऑफ मनी टू पे फॉर अ वेराइटी ऑफ एक्सपेंसेस। यहाँ पे जब हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पर्सनल एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। एंड देन रीपे दोज फंड्स इन रेगुलर पेमेंट्स और इंस्टॉलमेंट्स ओवर टाइम। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी कोई लोन लेते हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई लोन लेते हैं हम उसे रेगुलर पेमेंट्स में ही पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में ही पे करते हैं। लेट्स से मैंने एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि हमने अगर कोई कार लोन लिया है, हमने फ्रिज लेना है, हमने घर के लिए एसी लेना है, हमने कोई फर्नीचर खरीदना है, या हमने मोबाइल फ़ोन खरीदना है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने खुद के लिए यूज़ करने वाले हैं, अपने घर के लिए यूज़ करने वाले हैं, उसको हम पर्सनल लेंडिंग बोलते हैं। एंड इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोन लेते हैं तो हम एक साथ सारी की सारी पेमेंट नहीं करते। अगर हम एक साथ सारी की सारी पेमेंट करेंगे, लेट्स से अगर हमारा फ्रिज है वो 25,000 रुपये का है, तो हम एक साथ लमसम में पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लमसम में पेमेंट करेंगे तो हमें लोन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें रेगुलर पेमेंट्स देते हैं इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में। करेक्ट? लेट्स से अगर मैंने 2 साल के लिए लोन लिया है तो 2 साल में मैं हर महीने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो ईएमआईज़ के, वो मैं पे करूँगी, लमसम में पे नहीं करूँगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है रेगुलर पेमेंट्स। सो आई होप द पर्सनल जो लेंडिंग है उसका मीनिंग आपको क्लियर हुआ हो। इन शॉर्ट मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो लोन, वो फंडिंग जो हम अपनी पर्सनल कोई चीज़ खरीदने के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए बैंक से लेते हैं, उसको हम पर्सनल लेंडिंग बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, जो बोरो करते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो टाइप्स ऑफ बोरोवर्स इसे हम बोलेंगे। सबसे पहले होते हैं हमारे इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स जैसे कि हम लोग, लाइक हाउस होल्ड्स। तो हम लोगों को हम इंडिविजुअल्स को हम बोलेंगे कि जैसे हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ ले रहे हैं, मैं अकेली एक इंसान हूँ, लेट्स से मैं अपने लिए कोई चीज़ खरीद रही हूँ, उसको हम इंडिविजुअल्स बोलेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, लेट्स से अगर आपकी कोई छोटी दुकान है, आप अपनी दुकान के लिए कोई फ्रिज ले रहे हो या कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हो, तो उसको आप सोल प्रोप्राइटरशिप बोलोगे। माइनर मतलब जो 18 साल से, जिसकी जो एज है वो 18 ईयर्स से कम की है, उसको माइनर बोलेंगे। येस, जो माइनर है वो खुद अपने बिहाफ पर लोन नहीं ले सकता है। डेफिनेटली जो सिग्नेचर है डॉक्यूमेंट पर, वो मेजर या उनके गार्जियंस जो हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, या किसी सीनियर पर्सन की जो 18 ईयर्स से, सीनियर नहीं बोलेंगे उसको, मेजर बोलेंगे, तो उसके सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पर चाहिए, क्योंकि माइनर्स के लिए लोन एलिजिबल नहीं होता है। इसके बाद आते हैं हमारे पार्टनरशिप। जब दो लोग एक साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब ये इसी की एक कैटेगरी है, जब कुछ लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनकी लाइबिलिटी एक सर्टेन लिमिट तक डिफाइन होती है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट के बाद दे आर नॉट लाइबल फॉर एनी डेट। करेक्ट? तो उसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। उसके बाद कंपनीज के टाइप आ जाते हैं, जो प्राइवेट एंड पब्लिक। ऑब्वियसली हमें पता है प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो ऑब्वियसली प्राइवेट ऑनरशिप के अंडर आती हैं, जिसमें इक्विटी जो होती है वो प्राइवेट ऑनरशिप के अंडर में आएगी। पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर आती है। करेक्ट? उसके बाद हमारे थर्ड काइंड ऑफ बोरोवर्स होते हैं, अगर हम एज ए कॉमन फॉर्म लेकर चले तो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जैसे कि क्लब्स एंड सोसाइटीज़ एंड ट्रस्ट।
सो फ्रेंड्स, जैसे आप जहाँ भी रहते होंगे उसके आसपास कुछ ना कुछ सोसाइटीज़ होंगी, क्लब्स होंगे, लाइक बैडमिंटन क्लब हो गया, स्विमिंग क्लब हो गया, कोई हेल्थ क्लब हो गया, या डिफरेंट सोसाइटीज़ हो गई, कल्चरल सोसाइटीज़ हो गई, ट्रस्ट हो गए। तो ये क्या होते हैं, ये ना गवर्नमेंट के होते हैं ना प्राइवेट होते हैं, ये सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए, सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए बनाए गए होते हैं। तो जब ये लोग बोरो करते हैं तो हम इसको बोलते हैं अनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस। ओके, सो चलिए अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जी हाँ, सो अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है, पर्सनल लेंडिंग और कंज्यूमर फाइनेंस से। जैसे कि हमने मीनिंग पहले ही एक्सप्लेन कर लिया, पर्सनल लेंडिंग, और इसको हम कंज्यूमर फाइनेंस भी बोलते हैं बिकॉज क्योंकि जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करने वाले हैं, कंज्यूम मीन्स जब मैंने कोई चीज़ ले ली और मैं उसको अपने लिए यूज़ करने वाली हूँ तो ऑब्वियसली उसको हम कंज्यूम बोलेंगे। तो जब मैं उस चीज़ के लिए कोई लोन लूँगी तो उसे हम बोलेंगे कंज्यूमर फाइनेंस। ओके, सो as it is written here, the personal lending or consumer finance refers to finance extended to personal consumers as opposed to business customers. That means इसको हम personal consumer की फॉर्म में लेंगे, ना कि business customers में, क्योंकि इसको मैं अपने personal use के लिए consume करने वाली हूँ, business के लिए use नहीं करने वाली हूँ। तो इसलिए हम इसको personal lending and consumer finance बोलेंगे। तो जब हम consumer finance की बात करते हैं तो बेसिकली ये दो तरह के लोन्स प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो जब हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, लेट्स से आपको लोन्स फॉर होम इम्प्रूवमेंट्स, आपको अपने घर में थोड़ा रिनोवेशन कराना है, पेंटिंग करवाना है, कार खरीदनी है, कुछ इलेक्ट्रिकल फ्रिज एसी टाइप कोई ऐसी चीज़ बाय करनी है, करेक्ट, तो उसको हम इन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों को हम शॉर्ट टर्म लेंडिंग बोलेंगे। यूजुअली जो होता है इनका टाइम ड्यूरेशन 1 साल तक का होता है, करेक्ट। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म लेंडिंग। तो जब हम लॉन्ग टर्म लेंडिंग की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म लेंडिंग मीन्स, जैसे अगर आप अपने घर खरीदने के लिए कोई लोन ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप वो 1 साल के लिए तो नहीं लोगे। जब आप घर खरीदने के लिए लोन लोगे तो वो बहुत ह्यूज अमाउंट में होगा, लेट्स से 10 लाख, 15, 20, 25 लैक्स, तो उसे आप 1 साल में तो पे नहीं कर सकते, राइट। तो ऑब्वियसली उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा उस लोन का वो 1 साल से ज़्यादा का होगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन, करेक्ट। सो उसके बाद हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल लेंडिंग। सो पर्सनल लेंडिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम किस किस तरह के लोन्स ले सकते हैं अंडर योर पर्सनल लेंडिंग, ठीक है। तो उसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले लोन्स की। तो पर्सनल लेंडिंग में हम बात करते हैं लोन की। तो लोन्स आर ऑफर्ड फॉर स्पेसिफाइड अमाउंट्स एंड स्पेसिफाइड पीरियड। ऑब्वियसली जब आप लोन लेते हो आपको पता होता है कि मुझे 10,000 का लोन लेना है और मुझे 1 साल के लिए लोन लेना है। सो सिंपल चलिए यहाँ पर लिखा है कि इट इज स्पेसिफाइड अमाउंट, दैट मीन्स 10,000 स्पेसिफाई है, स्पेसिफाइड पीरियड दैट मीन्स मुझे 1 साल के लिए लेना है। तो क्लैरिटी है इसमें आपको कितना अमाउंट चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए। सो यूजुअली जो आपके लोन्स होते हैं वो 1 साल से लेकर 25 साल तक के लिए माने जाते हैं, करेक्ट। जो इनका टाइम ड्यूरेशन होता है दैट रेंजेस फ्रॉम 1 ईयर टू 25 ईयर्स, ओके। आप उसके बाद हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की। सो ओवरड्राफ्ट की जब हम बात करते हैं, ओवरड्राफ्ट नेम से ही पता चल रहा है, दैट मीन्स ड्राफ्ट जो आपकी लिमिट होती है, ओवर मीन्स जब आप उसको एक्सीड कर देते हो। सो ओवरड्राफ्ट जो होता है वो बेसिकली आपकी क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। बेसिकली जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वो बैंक हर किसी को प्रोवाइड नहीं करता, जो बैंक उसको प्रोवाइड करता है जो उनके लॉयल कस्टमर्स होते हैं, करेक्ट। तो जो लॉयल कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर्स हैं, पुराने कस्टमर्स हैं, तो बैंक उनको क्या बोलता है कि ओके आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, करेक्ट, तो आप उससे ज़्यादा खर्च कर सकते हो, आप उससे ज़्यादा पे कर सकते हो एंड आप हमें बाद में पे कर देना। तो उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। तो जब ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था आपके जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसेस के लिए स्टार्ट हुआ था। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेसमैन होता है उसको डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजेक्शंस करनी होती हैं, बहुत सारी पेमेंट आती है अकाउंट में, बहुत सारी पेमेंट जाती है अकाउंट से। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मिनिमम बैलेंस है या एक नॉर्मल अमाउंट है वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो बैंक है उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि आपके अकाउंट, उसको करंट अकाउंट्स के साथ एसोसिएट किया गया था कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है अगर आप उसे ज़्यादा पे करते हो या उसकी ज़्यादा पेमेंट करते हो तो इट्स ओके, आपकी इतनी लिमिट है, आप इतना पे कर सकते हो, बट विद इन 1 मंथ और 25 डेज़ या 15 डेज़ आपको वो हमें पे करना होगा, और अगर आप पे नहीं करते तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, करेक्ट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है
और बैंक मुझे बोलता है ओके अगर आपके बैंक में 50,000 रुपीज़ है एंड आप 70,000 की भी पेमेंट करते हो, दैट मीन्स 20,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हो, जितना भी बैलेंस आपके अकाउंट में है उससे 20,000 एक्स्ट्रा पे कर दो, दैट मीन्स मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट हो गई 20,000। सो इस तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी जो होता है जो आपका बैंक है वो आपको प्रोवाइड करता है। एंड ऑब्वियसली बैंक फ्री में तो वो चीज़ हमें नहीं देगा, करेक्ट, क्योंकि हर कोई इनकम अर्न करने के लिए काम करता है। तो इनकम अर्न करने के लिए जब वो काम करेगा तो डेफिनेटली बैंक उसके लिए कुछ चार्ज करेगा। तो बैंक उस अमाउंट के ऊपर क्या चार्ज करता है, बैंक उस अमाउंट के उसके ऊपर चार्ज करता है इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, सो वो बैंक के लिए एक इनकम हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ओवरड्राफ्ट। जैसे कि मैंने बताया तो मैं इन शॉर्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट इज़ अ क्रेडिट फैसिलिटीज वेयर बाय अ लेंडर अलाउज अ बोरोअर टू एक्सीड द अमाउंट डिपॉजिटेड और टू बोरो अप टू ओवर अ स्पेसिफाइड लिमिट, करेक्ट, एंड ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने बोला कि इसके ऊपर जो लेंडर है, जो लेंडर हम जिसको बोल रहे हैं, बैंक को बोल रहे हैं, तो बैंक क्या करता है, बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है और बाकी एक्स्ट्रा जो भी उसके फीस एंड कमीशन एंड चार्जेस होते हैं वो चार्ज करता है। ओके, सो ऑब्वियसली बात है कि जब आप उसको यूज़ करोगे तो उसके ऊपर आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ओवरड्राफ्ट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं पिछली साइड में उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एग्रीड ओवरड्राफ्ट में ही फर्स्ट था एंड सेकेंड है आपका रिन्यूएबल एंड रिवॉल्विंग फैसिलिटी। अब इसमें क्या होता है, लेट्स से एक साल तक, ओके, एक साल तक आपने क्रेडिट फैसिलिटी ली, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें आपकी लिमिट थी 5,000, लेट्स से 50,000, करेक्ट। अब आपने एक साल उसको यूज़ किया एंड एक साल यूज़ करने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे 50,000 नहीं, ये एक्सीड को मुझे चेंज करना है क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस एंड मेरी पेमेंट ज़्यादा हो रही हैं, मेरी ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट ईयर उसको चेंज करवा सकते हो, करेक्ट। आप नेक्स्ट ईयर जब आपका वो लिमिट रिन्यू होगा तो आप बैंक को बोल सकते हो कि 50,000 से इंक्रीज़ करके आप 1 लाख कर दीजिए, करेक्ट। तो दैट मीन जिसको हम बोलते हैं रिन्यू, जिसको आप आफ्टर एवरी ईयर रिन्यू करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इन द 4th लाइन, ग्रांटेड सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू, करेक्ट। तो आप उसको एनुअली रिव्यू करा सकते हो, आप उसको एनुअली चेंज करवा सकते हो। तो इसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल रिवॉल्विंग। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वो आता है अनऑथराइज्ड ओवरड्राफ्ट। अब अनऑथराइज्ड ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, ऑब्वियसली नेम से ही पता चल रहा है कि जो यूज़र है, बोरोवर है, जो लोन ले रहा है, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है ओवरड्राफ्ट एक्सीड करने की, बैंक ने उसको कोई एक्सीड करने की लिमिट नहीं दी हुई है, करेक्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर फिर भी जो आपका बोरोवर है, लेट्स से आप बोरोवर हो, आपने ये फैसिलिटी ली हुई है एंड आप उसको फिर भी एक्सीड कर जाते हो, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप अपने अकाउंट से ज़्यादा खर्च करो या जितनी आपकी लिमिट दी हुई थी बैंक ने आप उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कर देते हो, करेक्ट। तो इसमें बैंक के पास दो ऑप्शन होते हैं कि आपने जितना खर्च किया, बैंक बोलेगा ओके आपने अपनी लिमिट एक्सीड कर दी, लिमिट से भी लिमिट एक्सीड कर दी, ओके आप हमारे लॉयल कस्टमर हो, हम आपको टाइम देते हैं, आप हमें इसकी पेमेंट वापस कर दो और इसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर दो, करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आप इतने भी लॉयल कस्टमर नहीं हो बैंक के, तो बैंक आपको क्या बोलेगा कि ठीक है आपने एक्सीड कर दिया लेकिन हम इसको कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आप ये लिमिट एक्सीड नहीं कर सकते। तो ये बैंक के ऊपर है कि बैंक जब आपने जो आपने एक्सीड कर दिया अमाउंट, बैंक उसको एक्सेप्ट कर रहा है या उसको कैंसिल कर रहा है, क्योंकि बैंक ने आपको ऑथोराइज नहीं किया है, राइट, कि आप अपनी जो लिमिट दी हुई है उसको भी एक्सीड कर दो। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड ओवरड्राफ्ट। एंड यूजुअली इसके ऊपर क्या होता है, इसकी जो फीस होती है जो बैंक चार्ज करता है ओवरड्राफ्ट लिमिट के ऊपर, ये हाई होती है क्योंकि बैंक ने आपको अलाउ नहीं किया है लेकिन फिर भी आप उसको लिमिट को एक्सीड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बैंक इज़ गोइंग टू चार्ज पेनल्टी ओवर इट इन द फॉर्म ऑफ हायर फी एंड हायर इंटरेस्ट। सो आई होप अभी तक जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हुई हों। अगर नहीं क्लियर है, कुछ भी सेंटेंस अगर आपको क्लियर नहीं है, मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ कि अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं उसके ऊपर आपको ज़रूर क्लैरिटी दूंगी। उसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट मोड है हमारा, इसका जो रोल प्ले करता है कि किस बेसिस के ऊपर बैंक आपको लोन देगा, पर्सनल लोन देगा या आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ देगा। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी पर्सन है वो आपके पास आता है लोन लेने के लिए, आप अगर बैंक हैं तो आप ऐसे ही आंख बंद करके उसको लोन नहीं दे देते हो, राइट। आप क्या करते हो, आप देखोगे कि उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। लेट्स से आपका कोई रिलेटिव आया है आपके पास, कोई फ्रेंड आया है आपके पास और वो आपसे लोन मांग रहा है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली अगर
आप ये देखोगे कि इसकी कंडीशन कैसी है, ये और लोन रीपे कर भी पाएगा नहीं पाएगा। लेट्स से उसने आपसे मांगे कि यार मुझे आप 25,000 रुपये दे दो, मैं नेक्स्ट मंथ दे दूंगा, बट आपने ये देखा कि ये तो कोई जॉब ही नहीं कर रहा है, इसके घर में कोई अर्निंग मेंबर ही नहीं है, तो ये कहाँ से प्रोवाइड करेगा? तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप उस सिचुएशन में उसको लोन नहीं देंगे, करेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि आपका वो पैसा वापस नहीं आने वाला है। सो बैंक्स के केस में क्या है, बैंक्स के केस में क्या होता है, क्रेडिट स्कोरिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो क्रेडिट स्कोरिंग क्या होता है कि हर पर्सन की, जैसे इंडिया में सिबिल स्कोर होता है, तो हर पर्सन की एक सिबिल रेटिंग होती है, करेक्ट। तो उस सिबिल रेटिंग के अकॉर्डिंग जो भी आप रेटिंग की कैटेगरी में आते हो, अभी आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे, तो जो भी आपकी रेटिंग है, करेक्ट, तो उसके ऊपर क्या होता है कि उसके ऊपर आप डिसाइड करते हो। सो जो भी आपकी सिबिल की रेटिंग होती है उसके ऊपर आप डिसाइड करते हो कि आपको, आप मतलब बैंक आपको इस कस्टमर को लोन देना है या नहीं देना है, करेक्ट। सो जब हम क्रेडिट स्कोरिंग की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स आर डेवलप्ड बाय एनालाइजिंग स्टेटिस्टिक्स एंड पिकिंग आउट करेक्टरिस्टिक्स दैट आर बिलीव्ड टू बी रिलेटेड टू द क्रेडिट वर्थिनेस। अब आप बोलोगे कि क्रेडिट स्कोरिंग, ऑब्वियसली स्कोर के कुछ बेसिस तो होंगे। अगर मैं बोलूँगी कि आपको 50 में से 40 मार्क्स मिले हैं, तो ऑब्वियसली उस 40 मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया तो होगा, करेक्ट। तो क्रेडिट स्कोरिंग में भी जब एक बोरोवर को, जब एक इंडिविजुअल को स्कोरिंग दी जाती है, तो डेफिनेटली उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, राइट, बेस कुछ स्टेटिस्टिक्स होते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे उसको स्कोरिंग मिलती है। तो हर बैंक का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक सर्टेन पैरामीटर्स उसमें डालता है, कुछ इन्फॉर्मेशन डालता है। जब वो इन्फॉर्मेशन को उस सॉफ्टवेयर में पुट किया जाता है तो वो आपका एक स्कोर निकाल के आपको देता है, करेक्ट। सो जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट स्कोरिंग। तो उसमें हम ये देखते हैं, एक रेंज बनी हुई होती है नंबर्स की, कि अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इस रेंज के नंबर्स के अंदर आते हैं, तो आपको लोन मिलना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको लोन नहीं मिलना चाहिए, करेक्ट। सो अब वो क्या है, आइए देख लेते हैं। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रेडिट क्रेडिट स्कोरिंग वो स्कोरिंग होती है जिसके बेस पे बैंक ये डिसाइड करता है कि येस, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन देना चाहिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको लोन नहीं देना चाहिए, और अगर आप कहीं मिड लेवल में आते हो तो बैंक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकता है, कुछ प्रिकॉशंस आपसे पूछ सकता है, ताकि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देख सकते हो 300 to 850। तो इसमें अगर आपकी रेटिंग 680 से ऊपर की है, दैट मीन्स आप प्राइम मेंबर हो, आपको लोन आंख बंद करके मिल जाना चाहिए और बहुत अच्छे रेट पे मिल जाना चाहिए। अच्छे रेट मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद अगर आपकी रेटिंग 575 से 680 के बीच में आती है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं मिडिल लेवल पे आते हो, रिस्क हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसके लिए आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेफ कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, करेक्ट। उसके बाद आता है बिलो 540। बिलो 540 क्या कहता है, अगर आपका स्कोर 540 से नीचे है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। सो इस तरह से जो स्कोर है आपका वो यूज़ होता है, करेक्ट। उसके बाद जो लास्ट है वो हमारा आता है क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज। अब क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज क्या होती है, बैंक कहते हैं कि ठीक है, क्रेडिट स्कोर इज़ फाइन, लेकिन हमें और भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपका क्रेडिट स्पेंडिंग नेचर क्या है। लेट्स से आप ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो, कार्ड स्वाइप करते हो, तो आप ऑब्वियसली आजकल हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जब फूड भी ऑर्डर करते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम कार्ड से ऐसे स्वाइप करते हैं, टच करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, वो क्या करती हैं, जो भी आपके कार्ड्स से रिलेटेड है, जो जिस भी कंपनी का कार्ड आपके पास होगा, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स आपका स्पेंडिंग नेचर। लेट्स से मैं दिन में 4 बार खाना बाहर से ऑर्डर करती हूँ, मैं 4 बार शॉपिंग करती हूँ, मैं 4 बार कैब्स में यूज़ करती हूँ, उससे क्या होता है, मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि मैं, मेरा स्पेंडिंग नेचर क्या है, करेक्ट, वो सारा का सारा डिटेल्स उस कंपनी के पास जा रहा है। तो बैंक क्या करते हैं यूजुअली, बैंक्स हमारी वो इन्फॉर्मेशन उन जो कार्ड प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, क्योंकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन तो उन कार्ड प्रोवाइडर कंपनीज के पास जा रही है, जिसको हम क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज बोलते हैं। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को सेल करती हैं। बैंक अगर चाहे तो इन रेफरेंस एजेंसी से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सेल कर सकता है, ये देखने के लिए कि हमारा स्पेंडिंग नेचर क्या है, हम ओवर स्पेंडिंग करते हैं, हम हमारी स्पेंडिंग कम है, या हम मिनिमम स्पेंडिंग करते हैं। तो इन क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज मतलब वो इन एजेंसीज जो हमारी सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन एज एन इंडिविजुअल मेरी होनी चाहिए, मेरी स्पेंडिंग, मेरा और भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो सारा डेटा, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन एजेंसीज़ के पास होती हैं। तो ये एजेंसीज़ क्या करती हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को सेल कर देती हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज़।
तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ये था हमारा पर्सनल लेंडिंग का फर्स्ट पार्ट, बट येस इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उसका सेकंड पार्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा। एंड अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कुछ भी आपको क्लैरिटी चाहिए, या आप नए टॉपिक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। एंड प्लीज़ अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं बहुत एफर्ट कर रही हूँ वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहिए आप मुझे बताइएगा, एंड वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने 20 मिनट 21 मिनट मुझे सुनने के लिए दिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।